स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम यूपी वन दरोगा से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहे हैं और इस सीरीज में हम बेसिकली जो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का क्वेश्चन है और इसमें हम आपको 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जो परीक्षावाड़ी की किताब है उससे लिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि जो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है आपका पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र है, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो काफ़ी टफ बनता है। अगर आप 150 क्वेश्चन कर ले जाते हैं हमारे साथ तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हम आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं खींचेंगे, 150 क्वेश्चन को बहुत कोशिश करेंगे कम टाइम में हो जाएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है 30 तारीख को कंडक्ट जो होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है आज का, निम्न में कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 98 में। तो जलकुंभी जो होते हैं वो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक और मांस। लाइकेन यहाँ पे मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आपको पहले से क्वेश्चन को मार्क करके लेकर आए हैं। इसका ये रीजन है क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन कराना है और आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम रट जाने चाहिए, क्योंकि इससे बाहर आपको क्वेश्चन जाने का बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि इसमें हमने देखा है पूरा पूरा पढ़ के देखा है। इससे बाहर आपका मुश्किल से मुश्किल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इतना सारी चीज़ें को कर ले जाते हैं तो आपको बहुत कम चांस है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी चीज़ें हों आप बताइएगा कमेंट में। और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीच में ज़्यादा बोलते बोलते नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब में ज़्यादा प्रमोशन करता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। आपको पता है कि हैदराबाद में स्थित एक हुसैन सागर झील है, वो जलकुंभी के बढ़ने से नष्ट हुई है। तो आपका जलकुंभी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे आपको जीरोफाइटस कहलाते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे पानी जो होता है जीरो होता है, तो आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। छोटा मोटा कुछ ट्रिक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो पांचवा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तब पादप वृद्धि यानी कि जो पौधे का विकास हेतु सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी उपयुक्त है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है वहाँ की वर्षा। अगर वर्षा कम है ज़्यादा है उसी हिसाब से वहाँ की वनस्पति पाई जाती है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, या किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, या किस प्रकार से जल अवशोषित करते हैं, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो केस का जल जो कैपिलरी एक्शन होता है बेसिकली, वो उसके यूज करके ये जो पौधे होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुस्थल पादप जो अधिकतर होते हैं वो होते हैं मांसल। मांसल जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे ये आपके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 150 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आप जब एकदम फ्री हो तब आप देखिएगा वीडियो को, या आप 2 पार्ट में करके देख लीजिएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगला क्वेश्चन है कि घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो जो संख्या का पिरामिड होता है वो होता है सीधा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो घास स्थलीय परितंत्र होते हैं उसमें जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो घास जो होता है बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तो इसलिए इसका जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं चीज़ें ऊर्जा का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है। इसको मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था, जो हमारे और भी पार्ट आए हैं उसके अंदर भी कराया था कि एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है तो ये सदैव उल्टा होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये सदैव उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। तो जो जीवभार का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, आपको ऑप्शन में बताना है। तो जो जीवभार का पिरामिड होगा वो होगा हमेशा सदैव सीधा होता है। इसको आपको वन लाइनर फॉर्म में याद रखना है क्वेश्चन को, और बाकी आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं, उस हिसाब से अपना आपको बताना है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपका फूड वेब होता है बेसिकली, उसमें आपका ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। तो 1/10 की होता है, लीनियर होता है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल।
एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर पे जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। आपको पता है कि 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। और लिंडमान एक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नियम को दिया था, तो 90% वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ये पारिस्थितिकी स्तूप की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ इकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दिया था चार्ल्स हेल्टन ने दिया था, ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको इसको रट जाइए इसको। चार्ल्स हेल्टन ने पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना दी थी। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य प्रकाश में उगने वाले जो पादप है उसे कहते हैं आत्पोदभिद कहते हैं, आत्पोदभिद कहते हैं। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे, तो आप उसको याद करने की कोशिश करिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको मैंने कटवा रखा है, आपको ज़्यादा हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होगा उसी को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन कैसे होते हैं? तो देखिए, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे जो वन होते हैं वो होते हैं सदा हरित वन होते हैं। जहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ गर्मी में भारी वर्षा और परंतु जो ठंडी होती है कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। तो ये गर्मियों में भारी वर्षा और ठंडियों में कम वर्षा, तो वहाँ जो वन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको घास वन मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो घास वन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल का वो क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान और आंधियों का होना पाया जाता है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है उसमें, यानी कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है आपकी एटमॉस्फेयर की, क्षोभ मंडल ये सब में होता है। बाकी आपको समताप मंडल में आपको पता होगा क्या होता है। समताप मंडल में आपका ओजोन होता है, आपका 90% ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि जो बिजली का कड़कना, तूफानों और आंधियों का आना, ये सारी सारी चीज़ें क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो लवड़ी मृदा में उगने वाले पादप को हेलोफाइट कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, हेलोफाइट आपको कहते हैं लवड़ी मृदा में उगने वाले पादप को। मृदा परिवर्धन को कहते हैं, तो मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा परिवर्धन को मृदा जनन भी कहते हैं। क्योंकि हमको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि अच्छा भी नहीं लगता है कि 1 घंटे में से 20-25 क्वेश्चन कराना, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, उससे आपका भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपको जैसे कि करना है सॉल्व, तो आप क्वेश्चन देखिए और कोशिश करिए कि क्या यह क्वेश्चन आपको आता था। अगला क्वेश्चन है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, तो कहाँ पे होता है? आपको पता है कि सबसे ऊपर जो स्तर होता है उसी पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बाकी सबसे जो निम्न स्तर होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ परड़ी वन क्षेत्रों की विशेषता है। दृढ़ परड़ी वन क्षेत्रों की विशेषता होती है उल्टा, जैसे हमने बताया था घास घास मैदान का, उसी तरह से कि जो सर्दी होती है आपकी सर्दी, वहाँ पे भारी वर्षा होगी और गर्मी में कम वर्षा होती है। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि मृदा मृदा से क्वेश्चन है, वो मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी। क्योंकि आपका जो मृदा वाला भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया है, डिस्कस नहीं करेंगे। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में कौन से चूड़ों का मिश्रण मिलाया जाता है? कहने का मतलब, अगर वो ज़्यादा अम्लीय है, मतलब ज़्यादा एसिडिक है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको चूना पत्थर, देखो सबको पता होता है कि चूना पत्थर मिलाते हैं, साथ में आप डोलामाइट भी मिला सकते हैं। डोलामाइट और चूना पत्थर आपको मिला के उसकी एसिडिटी जो होती है, अम्लीयता, उसको कम कर सकते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है, तो नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जो जीवाणु है उसको बोलते हैं एजोटोबैक्टर। ये याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? देखिए, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, आप यहाँ पे देखेंगे तो और सब गलत है। घास जो है वो हिरन खाता है, और हिरन कौन खाता है? शेर खाता है। शेर को फिर लास्ट में जो डिकम्पोजर होते हैं अपघटक जू, आप वो खाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ये बिल्कुल सही सही श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
31 क्वेश्चन देख लेते हैं। परितंत्र यानी इकोसिस्टम का गतिक हृदय कहलाता है, उसका हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र उसका परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। परितंत्र में होता क्या है? देखिए परितंत्र में आपको पता है कि ऊर्जा का लॉस होता है, इस ऊर्जा क्योंकि एक से जब ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है, सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, और उसके साथ साथ जो खनिज होते हैं उसकी भी हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि होती है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत डिस्कस करके भी आपको बता सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के नहीं चाहिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि हाँ ठीक है क्वेश्चन है, आंसर आया, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करिए तभी फायदा मिलेगा आपको। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला के आधार पे जो जीवधारी होते हैं, बेसिकली बेस पे पूछ रहा है कि बेस पे क्या होते हैं। देखिए बेस पे हमेशा क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, जो यानी कि उत्पादक हैं। ये होगा उत्पादक वाला। देखते हैं ऑप्शन किस में है 33 का। उत्पादक यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषी पादप। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही उत्पादक होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं ये। 34 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए कोई भी आप इन्वायरमेंटल को हार्म कर रहे हैं तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, इकोसिस्टम बिगड़ेगा। लकड़ी काटना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। 10% का नियम किसने दिया था? मैंने बताया था लिंडमान ने दिया था 10% का नियम। बाकी ठीक है, आपको पता है जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, जितनी जटिल होगी खाद्य श्रृंखला, उतनी क्या होगी? अधिक लंबी होगी। जितने ज़्यादा उसमें जीव जंतु होंगे वो उतनी ही अधिक लंबी होगी। ये इसमें पूछना चाह रहा है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही खाना बनाया जाता है, तो जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गलती क्या होगी? हरे पौधे मारेंगे कि तो ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हरे पौधे तो बेसिकली क्या है कि फूड को बनाते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में, किस ऊर्जा के प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? देखिए इसमें ना तो अपघटक कारण है, ना उत्पादक कारण है, ना परहित कारण है। इनमें से सभी जो एक कारण है, बेसिकली सिर्फ एक कारण इसके नहीं है। अपघटक भी कारण है, उत्पादक भी कारण है, परहित भी कारण है, यानी कि इनमें सभी आपको उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 39 क्वेश्चन। किसी परितंत्र में होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। किसी जो इकोसिस्टम होता है इसमें दो घटक होते हैं, आपको पता है, बायोटिक जैविक घटक, और दूसरा क्या होता है? एबायोटिक अजैविक घटक। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन जीवों को मारना तथा वनों को काटना से क्या होता है? आपको पता है कि मृदा अपरदन, सॉइल का लॉस होता है, ठीक है ये भी ठीक है। बाढ़ बाढ़ आना ये भी ठीक है। सूखा पड़ना ये भी ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? देखिए आम का बाग नेचुरल होता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम देखिए क्या है कि, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? अच्छा सॉरी, आपका नेचुरल पूछ रहा है। तो देखिए गेहूं का खेत क्या है? ये कृत्रिम है। आम का बाग भी क्या है? कृत्रिम है। और एक्वेरियम जो इसमें मछली वछली रखी जाती है ये भी कृत्रिम है, यानी कि एक ऑप्शन बचा आपका घास का स्थल। ये क्या होता है? प्राकृतिक होता है। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? तो जो कि एक ही जाति को संख्या को समष्टि कहते हैं, और समष्टि ऑप्शन में नहीं है तो जनसंख्या आप बोल सकते हैं आप इसको। तो एक ही जाति की संख्या को हमेशा जनसंख्या कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक जातियों को समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? देखिए एक से अधिक जातियों का जो समूह होता है जो किसी एक स्थान विशेष पे रहता है उसको हमेशा जैव समुदाय कहते हैं, क्योंकि परितंत्र का में ऐसा कुछ नहीं है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, लेकिन वो उस स्थान का नाम नहीं होता। जैव समुदाय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द की को देने वाले कौन थे? तो अर्नेस्ट हैकल, एकदम रट लीजिए नाम, सबको पता है, अर्नेस्ट हैकल ने इनका नाम दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? मतलब फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट होती है उसका कितना परसेंट भाग जो आपका केमिकल एनर्जी में चेंज होता है? सिर्फ मात्र और मात्र 1 से 2% होता है। इसको याद रखिएगा कि 1 से 2% इसमें चेंजेस होते हैं।
46 का क्वेश्चन क्या कहता है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको आपको इकोसिस्टम कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, जहाँ पे आपका जीव और जो आपका पर्यावरण है एक दूसरे से अंतर किया करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, तो वो बेसिकली बुक की प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो इसकी वजह से मैंने जब उसको स्कैन किया तो ऐसा आ रहा है। तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो आप सुनिएगा, दिक्कत नहीं होगी। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है। देखिए शैवाल जो होता है, हरी काई जिसको बोलते हैं, आप जिसने बोलते हैं काई लग गया, जो हरा, उसको शैवाल बोलते हैं। तो वो हमेशा क्या होता है, उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में मानव एवं सभी जंतु क्या होते हैं। देखिए मानव और सभी जंतु बेसिकली यहाँ पे सर्वाहारी आप मार सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा, वो आप उपभोक्ता होते हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हुए चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुए। प्राइमरी कंज्यूमर अगर मतलब प्रथम उपभोक्ता हुए तो वो शाकाहारी होंगे, और द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता हुए तो क्या होंगे, वो मांसाहारी होंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। परितंत्र में बाज का स्थान है। बाज मतलब जो ईगल होता है, पक्षी होता है, वो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बाज जो होता है वो आपका मांसाहारी को ही खाता है, बेसिकली वो सर्वोच्च स्थान रखता है, जो पिरामिड बनता है बेसिकली वो टॉप पे होता है यहाँ पे। परितंत्र में मानव क्या है। परितंत्र में मानव जो है बेसिकली मैंने अभी आपको बताया है कि अगर वो प्रोड्यूसर को खा रहा है तो क्या होगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वो शाकाहारी होगा, और वो अगर किसी शाकाहारी को खा रहा है तो वो मांसाहारी है, यानी कि वो दोनों खा रहा है चीज़ें, तो वो सर्वाहारी के कैटेगरी के अंदर आएगा। ओमनीवोरस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सर्वाहारी को। बाकी 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, जो अपघटक यानी कि डीकम्पोजर होते हैं, वो उसको बोलते हैं मृतजीवी, मृतकोजीवी उसको बोलते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आता है, परजीवी भी आता है, और आपका मृतजीव, हाँ ये नहीं आएगा, उपभोक्ता के अंदर नहीं आते, ये डिकम्पोजर होते हैं, ये आपके उपभोक्ता के अंदर नहीं आते हैं। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, केचुए, मेढक होते हैं। आपको बता देखिए, बड़ी मछलियाँ, केचुए, मेढक, ये क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं छोटी मछलियाँ को खाते हैं। यहाँ पे अगर छोटी मछलियाँ होता तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, आपका सही उत्तर ये सी वाला हो जाता, लेकिन ये छोटी मछलियों को खाते हैं, तो इसलिए आपको डी ऑप्शन सही करना पड़ेगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों को संगठन को क्या कहते हैं। तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्र को संगठन को जैव मंडल कहते हैं, हम बायोस्फीयर कहते हैं बेसिकली, जैव मंडल इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56। घरों में साज सज्जा की सामग्री रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं एक्वेरियम। इसमें आप, एक्वेरियम बहुत चीज़ों को बोलते हैं, बेसिकली वाटर से जुड़ा होता है ये। तो घरों में साज सज्जा की जो सामग्री रखते हैं उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। अंतरिक्ष यान जो होता है आपका, उसमें बनाया गया जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अंतरिक्ष परितंत्र, इसको आपको नहीं मानना है, आपको मानना है कृत्रिम परितंत्र। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन वहाँ पे कन्फ्यूज करेंगे। तो आपको हमेशा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को पूरा देखिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार वीडियो को देखिए। आप चाहे तो अब 2 दिन 3 दिन में देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका सारा क्वेश्चन कवर होना चाहिए। अगर आप इसको करके जाते हैं तो जो आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से कवर किए गए हैं। अगर आपके पास परीक्षा वाले की किताब है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो देखने पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कहने का मतलब बोरियत आ रही है, तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं भाई। 10 लोग ही देखें, लेकिन उनका फ़ायदा होना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जो बच्चे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से संकट उत्पन्न होने लगा है। तो कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होने वाला लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए वन जो है वो मानव निर्मित नहीं है, वो नेचुरली है। घास स्थल वो भी नेचुरली है। अलवड़ी जल परितंत्र ये भी नेचुरली है, लेकिन जो फसल हो किसानों द्वारा किया जाता है, तो ये आपका मानव निर्मित हो जाएगा।
प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य आपका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 61 क्वेश्चन। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक्टोनोमाइसिस एवं कवक को कहते हैं। देखिए क्या होते हैं जीवाणु और जो आपके बैक्टीरिया और कवक वगैरह होते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं। अब घटक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन क्या है? परितंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य योजन कड़ी है जैव संरचना। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है क्वेश्चन, देखते हैं आगे कैसा है। नहीं आगे ठीक है, इसी पेज का दिक्कत है बस। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग में एक्चुअली बेसिकली जो बुक से मैंने इसको खींचा है वहाँ पे दिक्कत थी। अगला क्वेश्चन है आपका 63 वाला। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? देखिए वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। पर प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा, तो बेसिकली जो मोर होगा वो क्या होगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। इसके लिए टॉप पे होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो दो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उससे मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। और ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, देखिए जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ये जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जो उत्पादकता को बढ़ाता है, आपको पता है ऊर्जा होता है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सौरविक विकिरण की वजह से मिलता है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, 73 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी यानी कि टॉप कार्निवरस जो होते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। ये कौन सा न्यूनतम अंश आपका इसका ग्रहण करते हैं? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप कार्निवरस होते हैं ये, जब बेसिकली जो प्रोड्यूसर का वो ग्रहण करते हैं तो ये न्यूनतम अंश ही ग्रहण कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं क्या है। मृदा यानी कि सॉयल में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्द्रता आपके चैप्टर में दिया गया है बेसिकली वन दरोगा वाले में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? देखिए किसी भी स्थान को आपको अगर बेसिकली ह्यूमिडिटी मापना है तो आप हाइग्रोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हाइग्रोमीटर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं क्या है। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं? बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे को कहते हैं कैर्सोफाइट। ये आपका ठीक हो जाएगा। 81 नंबर देख लेते हैं। इस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में की उत्पादकता का बोध होता है। तो ऊर्जा पिरामिड की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक संगठक नहीं है? वनस्पति जीवित है, जीवाणु भी जीवित है, जानवर भी जीवित है, लेकिन वायु जो है अजीविक संगठक है इसका। 83 क्वेश्चन क्या कहता है? 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस के रूप में मनाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद बताया भी था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाती है ये। तो बेसिकली अक्टूबर के जो पहला सोमवार होता है उसमें विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। इसमें अक्टूबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन क्या कहता है? पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। एक टिकाऊ जो जैव समूह कहलाता है उसको बोलते हैं इकोटोन। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकेत, जिसको आप NICH
निक बोलते हैं कि संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए इसकी जो संकल्पना दी थी वो थे ग्रीनेल्स करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। निक की जो संकल्पना दी थी वो ग्रीनेल्स ने दिया था। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। देखिए जल प्रबंधन करेंगे तो इससे इकोसिस्टम बैलेंस होगा तो ठीक है, वन रोपण करेंगे इससे इकोसिस्टम भी बैलेंस होगा, वन जीव की सुरक्षा करेंगे इससे भी इकोसिस्टम बैलेंस होगा। लेकिन जो औद्योगिक प्रबंधन है यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इससे कोई भी मतलब नहीं है इसका, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिकतम विस्तृत रूप में पाई जाती है। देखिए सबसे पहले आपका जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूसरे नंबर पे आपका जो कच्छ हाफरान है ये होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर सबसे ज़्यादा पूछा तो सुंदरबन में पाई जाती है सबसे ज़्यादा आपकी मैंग्रोव वनस्पति। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में आवश्यक है। तो आपको पता है कि जैव विविधता का संरक्षण करिए और बाकी वृक्षारोपण वगैरह करिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल जैव विविधता का संरक्षण, ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जीव की नई प्रजाति का विकास ये बिल्कुल सही नहीं होगा, कीटनाशक के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश ये भी ठीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है वो आपका सामुद्रिक पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर फैला हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। देखिए किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है, बायोटिक को किया जाता है, अबायोटिक को भी किया जाता है, ये भी ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा का भी इसमें रोल होता है, लेकिन जो स्थानिक होता है स्पैटियल होता है इसका कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। पर्यावरण के मूल संगठक में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है। तो बेसिकली मैंने इसमें बताया था कि आपका जो ऊर्जा होता है उसका भी लॉस होता है, जो खनिज होता है उसका भी लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का लॉस हो रहा है, यानी कि ऊर्जा एवं खनिज दोनों की हानि हो रही है। 96 का डी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले ने किया था, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, ये भी ठीक है, जैसे कि प्लांट वगैरह हो गए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, नहीं, ये तो ऑटोट्रोफ करते हैं, बेसिकली उत्पादक करते हैं, उपभोक्ता थोड़ी करता है, उनसे क्या मतलब है प्रकाश संश्लेषण से, ये गलत हो जाएगा। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है, नहीं, वियोजक जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में करता है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 97 का पहला और दूसरा आपका सही होगा, 97 का पहला और दूसरा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है और किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, यानी कि दो और दो जीव के अंतर संबंध में एक जीव को भी लाभ होता है और हानि किसी को नहीं होती है, इसको क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहभोजिता कहते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 और 101, 102 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कथन और कारण का क्वेश्चन है 102। कथन क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति जो होता है जलवायु का सही सूचकांक है, ये तो ठीक दिया हुआ है, कथन सही दिया हुआ है। कारण क्या दिया हुआ है इसका, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, जो होते हैं जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी ठीक दिया हुआ है। और ये जो है इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का, तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 103 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 103 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्र को जैव वो रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है,
जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आपको पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 104 नंबर देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक भूमि होती है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। ये आपका यूपीपीसीएस 2011-12 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार करके रखिएगा। 105 नंबर देख लेते हैं क्या है। 105 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? देखिए, उत्पादक की बात है तो ऑब्वियस सी बात है आपके हरे पौधे या हरे पादप होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। देखिए, 105 क्वेश्चन हो गया, 150 क्वेश्चन टोटल कराने वाले हैं हम, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन और है, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं, आपको भी पता है कि बड़े बड़े चैनल हाथ खड़े कर दिए हैं और सब लोग वही 10-5 क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। हाँ, एक दो चैनल अच्छा करवा रहे हैं, उनकी भाई मैं तारीफ करूंगा, लेकिन सब लोग नहीं करवा रहे हैं। 106 नंबर देखते हैं, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्री वाला, यानी कि महासागर वाला। ये आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा जटिलता पाई जाएगी उतना ज़्यादा स्टेबल आपका आपका पारिस्थितिकी तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा। 107 क्वेश्चन देख लेते हैं, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण जो कई प्रतिरोपित पौधे हैं ये बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा, बाकी आपके और ऑप्शन गलत हैं। 108 क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसमें पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ये किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की जो संख्या होती है जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो कहलाती है उसकी वहन क्षमता। आप जनसंख्या मत मारिएगा, वहन क्षमता इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो बेसिकली ये चिपको आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम पे इसको लगाया गया था। चिपको आंदोलन आपको पता है ना कहाँ पे हुआ था? चिपको आंदोलन आपको उत्तराखंड वाले में हुआ था, 1973 या 74 के आसपास हुआ था ये। और इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट क्या, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लोग पेड़ों से लिपट गए थे और वहाँ पे पेड़ नहीं काटने दिया जा रहा था, और उस टाइम पे ये नारा दिया गया था, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, ये बेसिकली चिपको आंदोलन का नारा है। आपका जो इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो उच्चतम जो पोषण स्तर होता है वो हमेशा होता है सर्वाहारी का, याद रखिएगा, जो ओमनीवरस होते हैं, यानी कि जो दोनों खा सकते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी, जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग हो गए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ह्यूमन बीइंग हो गए। 112 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, मतलब मैनमेड है? तो आपका जो खेत है मैनमेड है, बाकी सब नेचुरल। देखिए, तालाब नेचुरली होता है, वन भी नेचुरल होता है, ये सारा चीज़ आपका नेचुरल है, बाकी खेत जो है वो मैनमेड है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? देखिए, एक याद रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा तभी बनता है, एक तो तालाब वाले में बनता है, तो इसको एकदम याद रखिएगा कि बेसिकली होता क्या है कि इसमें ऐसे बनता है पिरामिड, नीचे नुकीला होता है और ऊपर जो बेस होता है वो चौड़ा होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो तालाब होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर देख लेते हैं, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी कि सबसे ज़्यादा आपका उत्पादकता किस में है? देखिए, मैंग्रोव वन जो होते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादकता इनकी होती है, फिर इनसे थोड़ा सा कम किसकी होती है? घास स्थल की होती है, फिर इनसे थोड़ा सा कम क्या होता है? झील की होती है, इनसे सबसे कम मतलब इसमें महासागर की होती है। ठीक है, मैं उत्पादकता की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप देखें कि सबसे बृहद किसका होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किसका होता है, तो महासागर में होते हैं, लेकिन उत्पादकता देखा जाए तो मैंग्रोव वन की सबसे ज़्यादा होती है, इस तरह से ये घटता जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 115 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था, लेकिन डीप का किसने किया था? अर्निस नेस ने किया था, अर्निस नेस ने इसका सबसे प्रथम उपयोग किया था।
निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए आहार श्रृंखला का जो सही क्रम है वो हमने आपको इसको कराया भी था। डाइटम, इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। फिर क्रिस्टोसाई होता है, इसको आपका कंज्यूमर बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और हेयरिंग सेकेंडरी कंज्यूमर। ये आपका सही बिल्कुल आहार श्रृंखला का सही क्रम है। और बेसिकली ये किसके अंदर होता है? जो आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन उतना सही नहीं आया तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 120 क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा है। इसमें तंत्रों के में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के ऊपर विचार करना है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो है उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। देखिए आहार द्वारा पोषित होती है, इसी का तो करती है बाहर, वहाँ पे आहार की बात होती है, यानी कि पहला तो ठीक है आपका। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, नहीं, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति के ऊपर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। खाद्य श्रृंखला उसके प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो उसके द्वारा खाई जाती है इसका निर्देशन करती है, नहीं, ये संख्या का निर्देशन नहीं करती है। बेसिकली जिसके द्वारा खाई जाती है ये बेसिकली किसका, ऊर्जा का निर्देशन करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सबसे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, 121 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान करते हैं वो कौन सा करते हैं? बेसिकली ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलता है, ये तो सही है। बाकी श्वसन जब करते हैं आदमी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये भी ठीक है। जैव पदार्थ पदार्थ का क्षय, जब कोई भी आप जैव पदार्थ जलाते हैं तो उसका जो क्षय करते हैं उस टाइम पे भी कार्बन बाहर निकलता है, ये ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय बेसिकली आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में और CO2 का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, O2 का वो करते हैं। तो इसमें कार्बन चक्र में कौन कौन सा करता है? ज्वालामुखी क्रिया करता है, श्वसन करता है, और आपका जैविक पदार्थ का क्षय करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो ये पहला दूसरा चौथा आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 124 क्वेश्चन 122 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? देखिए वो इकोसिस्टम आपको बता दिए हैं कि ये क्या होता है, जीव, जो जीव होते हैं जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, इसी चीज़ को तो इकोसिस्टम बताता है। ये ऑप्शन नंबर सही आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत है। 123 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? झील जो है आपका नेचुरल है, घास का मैदान नेचुरल है, वन भी नेचुरल, लेकिन धान का खेत जो है मैनमेड है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 126 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? देखिए सबसे अधिक स्थिर जो होता है वो होता है सागरी, लेकिन जो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, तो उत्पादकता किसकी होती है, तो वो मैग्रो वन की होती है, याद रखिएगा इसको। तो 27 क्वेश्चन क्या करता है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किससे में प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहीं पे होती है, और कहाँ पे होती है? आपका भूमध्य रेखा के अंतर्गत जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका अमेजन वन वगैरह हो गया, वहाँ पे होता है ये सारा। मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करवानी है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये जो आपका जलमंडल है यानी कि समुद्री वाला, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा बड़ा है आपका। 130 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पे क्या होती है? हमेशा घटती है, वही लिंडमान वाला रोल है। 90% हास हो जाता है, 10% ट्रांसफर होता है, यानी कि घटती है। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट ही हो रहे हैं। 131 क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सोपोसी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये आपका ठीक है। द्वितीयक उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी जो होते हैं, मतलब जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी आपका ठीक है। पहला और दूसरा आपका ठीक है। 131 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो 32 देख लेते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? जो बायोटिक और एबायोटिक होता है, इनके मध्य में जो बिचौलिया होता है उसको क्या कहते हैं? वियोजक कहते हैं, याद रखिएगा। 134 क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? देखिए, जनसंख्या से समुदाय बनता है, ठीक है, और समुदाय से क्या बनता है? आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र से भूदृश्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। इसको अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इसमें वही है, कारण और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है 135 नंबर। वही, जीवमंडल एक खुला तंत्र है, ओपन इकोसिस्टम है, ये भी ठीक है। और बाकी रीजन क्या कहता है? जीवमंडल के में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, ये भी ठीक है आपका रीजन, और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संबंधित है। किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। रट जाइए इसको। पार्थ की पदछाप की माप की इकाई क्या है? बेसिकली आप इसमें आपको बताया था कि मानव का जो परितंत्र है उसको नापा जाता है ये, और ये क्या, इसकी इकाई है? ये भूमंडलीय हेक्टेयर की इकाई है ये। अर्नेस्ट हेकल किस संकल्पना से संबंधित है? इन्होंने ही अपना जो इकोलॉजी दिया है, पारिस्थितिकी की संकल्पना इन्होंने ही दी थी, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित से क्या सत्य है? देखिए, क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, पूरी तरह से आश्रित है। पूरी होता तो यहाँ पे सही हो जाता, ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन ये आपका जो गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में कम होते हैं, यानी कि आपको जो उपभोक्ता होते हैं वो कम होते हैं, उत्पादक ज़्यादा होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये ठीक है आपका। बाकी डी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी शक्तिशाली हो सकता है। और मोस्टली जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो आपके ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, और 10-12 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 140 नंबर। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उस सटीक जगह को देखो आवास भी कहते हैं, परितंत्र भी आप बोल सकते हो, निकेत यानी कि नीच उसको भी बोल सकते हैं, बायोम भी बोला जा सकता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई आपका ठीक है। 141। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? देखिए, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से जो संबंधित है वो है आपका 141 का, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यानी कि नीला हरा शैवाल, ये आपका संबंधित है। 142 क्वेश्चन देख लेते हैं। समुदाय के पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता क्या है? उसे कहते हैं हम ईयर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 143 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू राशन चक्र कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। जो विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? आपका जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो पारिस्थितिकी संक्रमण का जो अवधारणा था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेनेट के द्वारा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बेनेट के द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलोकित में कौन सा प्रतंत्र क्रम सही है? ये क्वेश्चन शायद मैंने रिपीट आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। हाँ, मैग्रो वन सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, उसके बाद घास की मैदान जो है उससे थोड़ा कम होता है, झील का उत्पादकता उससे थोड़ा सा कम होता है, सागर का सबसे कम होता है इन ऑप्शनों के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
जीवों की निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए और इसमें क्या बताना है आपको, उपर्युक्त में से कौन सा जीव महासागर की आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक है। देखिए डायटम तो मैंने आपको बता रखा था कि ये प्राथमिक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, आपको अभी क्वेश्चन मैंने कराया था उसी में बता रखा था, डायटम जो है प्राथमिक उत्पादक है। इसके साथ साथ आपका जो ये साइनोबैक्टीरिया है, ये भी आपका प्राथमिक उत्पादक के अंदर ही आता है। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। देखिए हमने बहुत कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन कराने की कोशिश किए हैं और इसको आप बार बार देखिए, रिपीट में देखिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही सब क्वेश्चन आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से मिलने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को बनाने में मैंने मेहनत काफ़ी की है और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम वन दरोगा से रिलेटेड लगातार हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो ला रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हम एक बेसिकली जो इम्पोर्टेंट ईयर वगैरह होते हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बेसिकली हम उसको भी डिस्कस जल्दी कर लेंगे जिससे आपको जितने इंपॉर्टेंट ईयर वगैरह है वो आपको एक जगह ही मिल जाए, ठीक है। और जो भी विचार आपके हों वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि 30 तारीख को पेपर है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।